हेलो एवरीवन। और सब कैसे हैं आप लोग। अब मैं आपके साथ है ना एक बार फिर से दोबारा लेकर आया हूं आपके लिए इंग्लिश। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम कहीं दूर नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा और इसलिए अब मैंने क्या किया है, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दूँगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। अब देखिए, अब आपको इंग्लिश पढ़नी है। हमें इंग्लिश से बड़ा डर लगता है ना, टेट के लिए या सुपर टेट के लिए या आप कहोगे सी टेट के लिए 30 नंबर की इंग्लिश आती है और डर बहुत लगता है। लेकिन जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ी है उन्हें पता है कि मेरे इंग्लिश पढ़ाने का तरीका क्या है और किस वे में हम इंग्लिश को पढ़ते हैं। ठीक है, और उसी वे में हम पढ़ने वाले हैं। ये बिल्कुल मत सोचिए कि हाँ मैं ऑनलाइन हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके हमेशा नज़दीक हूँ। ठीक है, आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जो भी कुछ हमारे इसमें कमी रहेंगी हम उनको क्या करेंगे, बिल्कुल इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, आपके कमेंट द्वारा। तो केवल आपको करना क्या है, मुझे बताना है और इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और अपना प्यार देना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले कि मैं इंग्लिश आपको शुरुआत कहाँ से करूँगा, ठीक है, वो जान लीजिए। देखिए, बेसिक तो मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, हालांकि मैं उसको पढ़ाऊँगा लेकिन जो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उसको कवर करूँगा। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी निकलने में देर नहीं है। हो सकता है कि गवर्नमेंट आपकी जल्द ही वैकेंसी को निकाल दे और फिर पेपर होने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे एचटेट के लिए। ठीक है, तो चलो अब शुरुआत करते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, तो सबसे पहले जो मैंने आपके लिए टॉपिक सोचा है वो है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, देखो ये है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या है टॉपिक का, इसका मतलब होता है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या रिलेशन है, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट हो रहा है। तो आप इस चैप्टर को ये भी पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब रिलेशन। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम हालांकि ये भी है कि सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड। तो मतलब तीनों का एक ही है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो शुरू करें। और देखिए मैंने आपके लिए पता है क्या किया है, यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो इस डीपी को आराम से देख के समझ जाएंगे। ठीक है, अब हम इस एज के हैं तो इस एज में तो वर्क कर सकते हैं। अब इसमें दिखाया क्या है, यहाँ पर देखिए ये एक पर्सन है, यहाँ पे एक सेकंड पर्सन है। सपोज करो कि ये पर्सन हमारे पास है सब्जेक्ट। ठीक है, और ये सेकंड पर्सन ये जो है ये है हमारे पास वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब से क्या कर रहा है, हाथ मिला रहा है। तो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या रिलेशन है, अब हम बस वही पढ़ने वाले हैं। अब मुझे एक बात बताओ, हम सब ने पढ़ रखा है सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल होते क्या, मुझे बताओ। सिंगुलर होता है जहाँ नाउन की नंबर एक होती है। ठीक है, प्लूरल क्या होता है कि जहाँ नाउन एक से अधिक हो जाते हैं, आप इनको प्लूरल कहते हैं। ठीक है, उसके कुछ तरीके भी होते हैं। क्या होते हैं कि आप उसमें एस या ई एस जोड़ सकते हो। ठीक है, कहीं कहीं ए हट के ई लग जाता है, कहीं कहीं ओ हट के ई एस लगता है, कहीं पर ओ का ओ रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हालांकि रूल बहुत है, लेकिन हम जो अब पढ़े हैं इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो सबसे पहली बात जो मुझे आपको बतानी है कि सिंगुलर से प्लूरल क्या होता है वो आपको जानना है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है देन हेल्पिंग वर्ब आप कौन सी यूज़ करेंगे, सिंगुलर। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे, अरे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ तो करेंगे। तो देखो अब शुरुआत करते हैं चैप्टर की। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊं कि हम जो पढ़ने वाले हैं सिंगुलर टू प्लूरल होता क्या है। तो सिंगुलर का मीनिंग नाउन की संख्या एक, प्लूरल का मीनिंग नाउन को आपने एक से ज़्यादा कर दिया। और आप जब सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, देखो हमने इसमें जोड़ दिया एस, एस जोड़ दिया और यहाँ पे क्या बन गया, आप कहेंगे सर ये बन गया हमारे पास यहाँ पे प्लूरल गर्ल्स। ठीक है, सेम केस नीचे आओ, हमने यहाँ पे करा, यहाँ पे लिखा है ही टॉक्स और नीचे लिखा है दे टॉक। अब ये कैसे हुआ, एक टेंस आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें पता है क्या होता है, देखो क्या होता है, उसमें होता है यदि आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो आप हेल्पिंग वर्ब में आप किसका यूज़ करते हैं, एस या ई एस का यूज़ करते हैं। ये केस तो हमने पढ़ रखा है। ठीक है, और सेकंड चीज़ क्या होती है, सेकंड चीज़ ये होती है कि अगर आपके सब्जेक्ट कैसा है, आपका सब्जेक्ट है प्लूरल, तो अब हम क्या करते हैं, तो अब हम इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं करते। ये बात तो हमें पता है। अगर ऐसा है तो यही चीज़ तो हमने यहाँ पे की, हमने यहाँ पर किया क्या, ही कैसा है, सिंगुलर, और अगर ही सिंगुलर है तो हमने उसके साथ वर्ब में एस या एस लगा दिया। सेम कंडीशन अगर आप उस सब्जेक्ट को कैसा बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं, तो आपने वर्ब में से एस या ई एस का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया। तो ये बात तो हमें पता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। देखो अब आपको पता है डू, डू
प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में यूज़ करते हैं डू या डज। डज कब करते हैं? सिंगुलर के साथ। डू कब करते हैं? प्लूरल के साथ। अच्छा, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपके सामने। मुझे पता है कि फर्स्ट पर्सन होता है आई, सेकंड पर्सन क्या होता है? यू, और यहाँ पे होता है ही, शी, इट, दे। ये हमारे पास पर्सन होते हैं। यहाँ पे आपका एक और रह गया वी। अब आई भी किस में आते हैं? फर्स्ट में। यू किस में आता है? सेकंड में। बाकी सबके ऑल के ऑल किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में आते हैं। ये तो आपको पता है। इसमें से आपके पास जो आई है वो कैसा होता है? सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर तो आप इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। और आपके पास क्या है? यू, ये कैसा है? प्लूरल। आप इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ही, शी, इट, ये तीनों कैसे होते हैं? सिंगुलर। आप इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। और इसके बाद क्या आता है? दे। दे तो आपका प्लूरल होता है, आप इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। समझ गए बात को? इतनी चीज़ समझ गए। अब देखो आगे बात करते हैं। सेम कंडीशन होती है, आपने पढ़ा है हैव। हमें पता है कि हैव तो प्लूरल होता है और इसका हमारे पास सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर होता है हैज़। शी के साथ हैज़ आएगा और यहाँ पर आपने देखा दे के साथ हैव आएगा, ठीक है। अब अगली कंडीशन पाओ। वी की कितनी फॉर्म होती हैं? वी की 5 फॉर्म होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है आपके सामने इज़, एक होती है आर, सेकंड होती है एम, एक होती है वॉज और एक होती है वर। ये वी की 5 फॉर्म होती हैं। इज़, एम, आर, वॉज, वर। इज़, एम, आर आप यूज़ करते हो प्रेजेंट में, वॉज, वर आप यूज़ करते हो पास्ट में। और आप जानते हो कि इज़ आता है सिंगुलर में, एम आता है आई के साथ, वॉज आता है सिंगुलर में, जबकि आर और वर किस में आते हैं? ये आते हैं प्लूरल में। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ गए। अब देखो आगे बात और करते हैं। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे और वाला कंसेप्ट। कौन सा वाला? और वाला। अब ये और वाला कंसेप्ट क्या है, इसको और समझ लो। देखो इसमें हम पता क्या पढ़ते हैं, जब दो सब्जेक्ट को आप और से जोड़ते हैं, जब दो सब्जेक्ट को आप और से जोड़ेंगे, सपोज आपके सामने एक सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है और आप इसको जोड़ रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट को, किससे? और के द्वारा, तब जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो वो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं। इस बात को हमें जानना है। क्या और वाला कंसेप्ट क्या है? जब दो सब्जेक्ट और से जुड़े होंगे तो जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब आएगी ना, वो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। इतनी बात समझ गए? तो एग्जाम्पल देख लो कैसे। यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोफेसर और द स्टूडेंट्स। अब आपके सामने दो हैं, प्रोफेसर और स्टूडेंट्स। अब और लिखा हुआ है बीच में, तो अगर और लगा हुआ है तो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। स्टूडेंट्स कैसा है? प्लूरल। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करते। अब सेकंड एग्जांपल पे आओ। इसमें लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स और द प्रोफेसर। अब की बार मैंने क्या करा, स्टूडेंट्स को पहले ले गया। अगर आप देखोगे तो बाद में तो प्रोफेसर है, तो प्रोफेसर तो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम वर्ब में एस या ई एस का यूज़ कर लेते हैं। सिंपल से हो गया। अब उसके नीचे आओ। इसके नीचे है राहुल एंड हिज फ्रेंड्स। अब राहुल और उसके दोस्त, दोस्त तो कई सारे हैं, तो बीच में क्या लगा है? और लगा है। तो अगर हिज फ्रेंड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे यहाँ पे आर। ठीक है, अगली बात पे आओ। अगली बात है मोहन और हिज फ्रेंड। अब तो दोनों सिंगुलर ही हैं, चाहे आप मोहन के अकॉर्डिंग लगा लो चाहे हिज फ्रेंड के, देन आपने यहाँ पर क्या यूज़ कर लिया? इज़ यूज़ कर लिया। समझ गए? और वाला कंसेप्ट क्या है? अगर दो सब्जेक्ट को आप और से जोड़ेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। यही तो है बस और वाला कंसेप्ट। समझ गए? अब आते हैं इससे आगे। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, एक क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से जरूर बन जाए। इसमें है एंड और दी वाला कंसेप्ट। अब ये क्या है? अब मुझे एक बात बताओ, दो पर्सन है, एक राम है और एक मोहन है। अब तो अगर बीच में आपने एंड लगा दिया तो अब तो दो जने हो गए। तो इसका मतलब तो ये है जब भी आप एंड यूज़ करेंगे तो बात तो हमेशा एक से ज़्यादा होगी, और एक से ज़्यादा होगी तो आप हेल्प वर्ब ऑलवेज कौन सी यूज़ करेंगे? प्लूरल यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है राहुल एंड मोहन आर स्टडिंग देयर रूम्स। ठीक है, राहुल और मोहन दो जने हैं, दोनों के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ कर लिया? यहाँ पे यूज़ कर लिया हमने आर, और इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूस है, इन देयर रूम्स। अब मुझे एक बात और सोचो जल्दी से, ये जो आपके सामने देयर लगा है ना, इसका भी अपने एक इंपॉर्टेंस है। अब देयर क्यों लगाए? क्योंकि दो जने हैं, और दो जने हैं तो आने वाला केस भी कौन सा होगा? प्लूरल केस होगा। अब आते हैं दी वाले कंसेप्ट पर। दी वाला कंसेप्ट क्या है? तो कुछ नहीं है, दी वाला कंसेप्ट सिंपल कंसेप्ट है। सपोज आपके सामने एक नाउन तो आपने यहाँ पे लिखा और एक नाउन आपने यहाँ पे लिखा। पहले नाउन के साथ आपने दी लगाया
और दूसरे नाउन के साथ भी आपने दी लगाया। अगर दोनों नाउन के साथ दी का यूज़ किया गया है, इसका मतलब दोनों ही नाउन अलग अलग हैं, और जब दोनों ही अलग अलग हैं तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी। अब सपोज मैं क्या करता, मैं केवल शुरू वाले नाउन के साथ दी का यूज़ कर लेता, ठीक है। अगर ऐसा है और बाद वाले नाउन के साथ मैं यूज़ नहीं करता, तब आप किसका यूज़ करते? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते। क्यों? क्योंकि दोनों पर्सन अब एक ही हैं, और जब एक ही हैं तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब तो सिंगुलर होगी। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल, केवल दी का यूज़ एक के साथ हुआ है, देन हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो एक के साथ यूज़ करेंगे। अब इससे अगली बात पे आओ। अगले में लिखा हुआ है दी हेड प्रिंसिपल एंड द मैनेजर वांट टू ऑर्गेनाइज अ कॉलेज फंक्शन। अब हेड, प्रिंसिपल और मैनेजर दोनों के साथ दी लगाएं, इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं, और जब दोनों अलग अलग हैं देन हम किसका यूज़ करेंगे? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में वर्ब में एस या ईएस का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं करते। इसलिए आपने देखा यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर आया है आपके पास वांट। समझ के बात क्या नहीं? तो कितनी सिंपल सी बात है। दोनों केस खत्म। अब अगले केस पर आओ। देखो इसी में मैंने आपको इंक्लूड कर दिया है क्या? इनडिफाइनेट प्रोनाउंस। सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि इनडिफाइनेट प्रोनाउंस होते क्या हैं। इनडिफाइनेट प्रोनाउंस की बात क्या होती है? देखो डिफाइनेट जो निश्चित हो, इनडिफाइनेट जो निश्चित हो ही ना, तो वो कैसे हो गए? इनडिफाइनेट प्रोनाउंस। अभी कौन कौन से होती हैं? जैसे एवरीवन, एवरीबॉडी, ठीक है, समवन, समबडी, ये सब क्या होते हैं? आपके सामने इनडिफाइनेट प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है नहीं? इसको हमें पता ना हो कुछ भी। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एनीवन, एवरीवन, समवन, नोवन, नोबडी, ये सब आपके सामने क्या होते हैं? ये सब होते हैं इनडिफाइनेट प्रोनाउंस। अब इससे आगे की बात पाओ। अब ये हमें इसमें पढ़ना क्या है? देखो जो इनडिफाइनेट प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ हमेशा हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। मैंने लिखा भी है सम इनडिफाइनेट प्रोनाउंस और ऑलवेज सिंगुलर। कुछ ऐसे इनडिफाइनेट प्रोनाउंस होते हैं जो हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और अगर ऐसा है तो इनके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। अब देखो नीचे एग्जाम्पल भी दे दिए मैंने। इसमें लिखा हुआ है एवरीबडी लव्स ग्रामर, प्रत्येक ग्रामर को लव्स करता है। फिर नीचे लिखा हुआ है सम पीपल लव ग्रामर, कुछ पीपल ग्रामर को लव करते हैं। अब एक बात बताओ, एवरीबडी मतलब सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आ गई? सिंगुलर। अब सम पीपल तो कई सारे हो गए, तो ये तो प्लूरल हो गया। तो अब इसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ करेंगे? प्लूरल यूज़ करेंगे। तो यही तो होता है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या रिलेशन है। आप जो वर्ब यूज़ कर रहे हो ना, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी यूज़ कर रहे हो, इसी को हम बस क्या कह देते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। अब देखो अब आते हैं अगली चीज़, रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होती है? जो कहीं ना कहीं रिलेट करती है। ऐसे प्रोनाउन जो नाउन को रिलेट करते हैं, आप उनको क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे हु होता है, विच, डैट, ये सब क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब इसमें आता है कि इसका यूज़ क्या है। देखो इसका यूज़ ये होता है कि हु, विच, डैट कैन बी आइदर सिंगुलर और प्लूरल। हो सकता है कि ये सिंगुलर भी हो और हो सकता है कि ये प्लूरल भी हो, पर ये हमें पता कैसे चलेगा? हमें पता चलेगा कि ये रिलेट किसको कर रहे हैं। ये जिस नाउन को रिलेट कर रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करेंगे? अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टूडेंट हु इज़ वर्किंग। अब द स्टूडेंट हु का मीन्स जो से निकलेगा। अब ये हु किसको रिलेट कर रहा है? आप कहेंगे सर स्टूडेंट को, स्टूडेंट तो सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर है तो इसके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब कैसी हो गई? सिंगुलर। अब इससे अगले केस पे आओ, द स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग। अब तो स्टूडेंट कई सारे हो गए, यहाँ पे जो हु है ना किसको रिलेट कर रहा है? इस स्टूडेंट्स को। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब इससे नीचे वाले केस पे आओ, इट इज़ आई हु एम वर्किंग विद यू। अच्छा ये बड़ा वाला, बहुत बड़ा वाला कैसे है? इसमें है ना कन्फ्यूज़न होता है। देखो जैसे मुझे पता है कि इट इज़ आई और मैंने लिखा इट इज़ मी। आप कहोगे सर इन दोनों में सही कौन सा है? तो आप जानते हैं कि इट का यूज़ तो हम दूसरे सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। अगर ऐसा है तो इट के बाद आने वाला केस हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है। तो ये कौन सा सेंटेंस सही होगा? इट इज़ आई, ना कि इट इज़ मी। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अब देखो इट इज़ आई हु, अब हु रिलेट कर रहा है किसको? आई को। तो आई के लिए आपने यहाँ पर क्या यूज़ कर लिया? एम यूज़ कर लिया। समझ के बात को नहीं? कितना आसान है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हम ये देखते हैं कि वो किसको रिलेट कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या यूज़ करते हो? अपनी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हो। अब अगली बात पे आओ। देखो
अगली बात है आपकी लोट ऑफ, नंबर ऑफ, सारा खेल खत्म। जितना भी आपके माइंड में सब कन्फ्यूजन है, लोट ऑफ, अ लोट ऑफ, सब खत्म है आज के बाद, ठीक है। अब ध्यान से सुन लो इस बात को। क्या सुन लो सर? सर इसमें है कि अ लोट ऑफ, अ नंबर ऑफ, मैनी, बोथ। अगर आपको इस तरह की चीज़ें कहीं मिल जाएं तो इनके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है और आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा कैसी होती है? प्लूरल होती है। अरे यही तो जानने वाली बात है कि इनके बाद आने वाला नाउन भी प्लूरल और आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। तो बस कुछ नहीं है। देखो नीचे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, अ लोट ऑफ आर मेकिंग अ नॉइज, अ लोट ऑफ बॉयज़। अब ए लोट ऑफ के बाद आपने जो नाउन यूज़ किया वो कैसा यूज़ किया? प्लूरल। तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी हो गई? प्लूरल। से मैंने एक एग्जाम्पल और लिख दिया आपके सामने, मैंने लिखा बोथ बॉयज़। अब बोथ तो दो के लिए यूज़ होता है, तो इसके बाद जो आप नाउन यूज़ करेंगे वो प्लूरल यूज़ करेंगे, बोथ बॉयज़। और आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। बोथ बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड। समझ गए बात को? इन द फील्ड, ठीक है। तो हमें ये बस यही जानना है कि इनके बाद आने वाला नाउन भी प्लूरल और आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। अरे समझ गए? अब इससे अगली बात पा जाओ। इससे अगली बात क्या है कि बी यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब विद। कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनके बाद अगर हम यूज़ करेंगे सिंगुलर और आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर। कैसे? एक होता है द नंबर ऑफ, ईच, आइदर, एवरी, नाइदर। इन सब के साथ आप जो नाउन यूज़ करते हैं वो सिंगुलर यूज़ करते हैं, और अगर नाउन सिंगुलर है तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब तो सिंगुलर ही हो गई। कैसे? देखो, द नंबर ऑफ एप्पल्स, क्या लिखा? द नंबर ऑफ एप्पल्स इज़ 4। अब हमें तो एप्पल्स काउंट करने हैं, एप्पल्स के नंबर काउंट करनी है। तो बात जो की जा रही है वो नंबर के बारे में की जा रही है। तो नंबर के लिए अगर की जा रही है तो इसके साथ जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। आपने एप्पल्स के बारे में बात नहीं की, द नंबर, जो नंबर है आप उसके बारे में बात कर रहे हो, और नंबर के लिए क्या आएगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। चलो अब आते हैं अगली बात पर। अगली बात क्या है? कलेक्टिव नाउन। अब ये तो आपको पता है कलेक्टिव नाउन क्या होता है, हमें तो ये भी पता है कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, उसमें से उसका एक प्रकार होता है कलेक्टिव, जहाँ पर कलेक्शन की बात की जाती है। कौन कौन से होते हैं? जैसे ये होते हैं ज्यूरी, क्राउड, ग्रुप, टीम, पुलिस, ये सब होते हैं। अब डिपेंड करता है कि इनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ आएगी। तो मुझे एक बात बताओ, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इनका यूज़ कर रहे हो एक यूनिटी की तरह, एक यूनिटी की तरह, एकता में बंधे रहने के लिए, तब इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करोगे वो सिंगुलर यूज़ करोगे, ठीक है। और अगर ये कहीं ना कहीं अलग अलग होते हुए नज़र आ रहे हैं तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होगी? प्लूरल यूज़ होगी। देखो कैसे? मैंने कहा द जूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन। अब जो जूरी क्या होती है उसमें 5-6 क्या होते हैं? आपके जज होते हैं, वो एक डिसीजन लेते हैं, तो वो एक डिसीजन पर क्या हो गए? एग्री हो गए, तो डिसीजन तो उनका एक होगा, तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी अब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। अगले मैंने कहा द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन। जो ज्यूरी है वो अपने डिसीजन में क्या है? डिवाइडेड है। किसी का डिसीजन अलग है, किसी का डिसीजन अलग है। अब डिसीजन अलग 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 होगा। एक पिक्चर आई थी रुस्तम, याद है नहीं? उसमें लास्ट में क्या होता है कि जो जज बैठे होते हैं उनका डिसीजन अलग अलग होता है, तो कहीं ना कहीं बात क्या होती है? हाथापाई उतर आती है। लेकिन हमें क्या समझना है कि अगर उनका डिसीजन अलग अलग है तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी, ठीक है। उससे अगली बात है द पुलिस आर कमिंग इन अवर सोसाइटी। अब पुलिस के साथ कभी इज़ नहीं आता, पुलिस आ रही है, पुलिस एक कोई आ रही है, उसमें करीब 2 या 3 आप उसमें कहोगे पुलिस मैन आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। समझ के बात को? अब देखो अगली बात, अब क्या होता है कि कुछ नाउन की वोकैब यहाँ पर आ जाती हैं। जैसे देखो सब्जेक्ट नेम, सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट्स नेम। कुछ नाउन के क्या होते हैं? सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर सिविक्स, एक मैंने लिखा फिजिक्स, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके पॉलिटिक्स। अब एक बात बताओ, जब मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है तो आपने देखा कि इन सब के साथ तो एस आ रहा है, लेकिन सब्जेक्ट तो ये एक ही है। इनके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज कैसी होती है? सिंगुलर होती है। उससे नीचे आओ, उससे नीचे लिखे हैं कुछ स्पोर्ट्स, जैसे मैंने लिखा चेस, फिर लिखा मैंने टेनिस, एक होता है आपके सामने बिलियर्ड्स, ठीक है नहीं? अच्छा ये गेम है ना, अमीरों वाला गेम है, ठीक है, तो इसको अपन भूल जाते हैं। हमें केवल ये ध्यान रखना है कि बिलियर्ड्स एक गेम भी है, ठीक है।
अब इनके बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है, एस, लेकिन ये कैसे होते हैं, सिंगुलर। जैसे इसके नीचे लिखा है ऑर्गेनाइजेशन, आपने पढ़ा होगा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इनके साथ तो एस लगा है, बट लेकिन हेल्प नंबर कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। अब इसके नीचे क्या लिखा है, डिसीज़। जैसे एक डिसीज़ क्या होती है, मैंने लिखा मम्प्स, ये तो सुनी होगी, मीजल्स, ठीक है। तो ये डिसीज़ के आगे एस लगा है, लेकिन इसका यूज़ ऑलवेज कैसे होता है, सिंगुलर में होता है। समझ गए बात को या नहीं। अब उससे अगली बात पे आओ। अब उससे अगली बात क्या है, आपकी प्रैक्टिस जो आपको करनी है। देखिए कंसेप्ट आप क्लियर करेंगे, लेकिन उन कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद हमें क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस को करना है। क्योंकि अगर आप जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप कहीं ना कहीं अपनी प्रैक्टिस को अधूरा मानते हैं। तो मेन हमारे लिए क्या होता है, हम कंसेप्ट को पढ़ें और उसके बाद हम क्वेश्चंस करें, और ये करेंगे हम मिलके, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है दे गोज टू जिम आफ्टर क्लास। अब मुझे एक बात बताओ, दे तो प्लूरल है, इसका मतलब उसके साथ आप हेल्प नंबर कौन सी यूज़ करोगे, प्लूरल। और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से ये होगा, यहाँ पे जो ई एस है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, उससे नीचे लिखा है हरी एंड हिज फ्रेंड्स वांट टू सी द न्यू मूवी कमिंग आउट इस वीकेंड। अब एक बात बताओ, हैरी एंड हिज फ्रेंड्स, अब तो एंड आ गया, और जब एंड आ गया तो बात तो प्लूरल हो गई, तो इसका मतलब इसमें यहाँ पे बैंड के साथ एस का यूज़ नहीं होगा। उससे अगले देखो, उससे अगला है द कैट हु इज़ मूविंग एट माई डोर वांट्स इन। अब कैट, मैंने क्या बताया था, हु कैसा होता है, रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेट करता है। अब यहाँ पर जो हु है वो किसको रिलेट कर रहा है, कैट को, और कैट तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। इसका मतलब ये चीज़ सही है। नीचे वाला सेंटेंस देखो, नाइदर द कैट नोर द डॉग्स लाइक्स द न्यू फूड। अब मुझे बात बताओ, ये मैंने बता रखा है ना, जहाँ भी और नोर इस तरह की चीज़ें आ जाएं तो हम बाद वाले सब्जेक्ट को देख के करते हैं। अब यहाँ बाद में क्या लिखा है, डॉग्स, और डॉग्स तो प्लूरल है, इसका मतलब लाइक्स में एस या यूज़ नहीं होगा। उसके अगले देखो, इसके नीचे लिखा है आपका द मेयर एज वेल एज हिज ब्रदर्स आर गोइंग टू जेल। अच्छा ये चीज़ मैंने आपको बताई नहीं थी, लेकिन हम यहाँ जान लेते हैं। अगर आपके सामने दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, एलोंग विद इस तरीके से जोड़ा गया है ना, तो आप जो हेल्प नंबर यूज़ करोगे अब की बार वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करोगे, और में बाद वाले के अनुसार, और एज वेल एज एलोंग विद में पहले वाले के अकॉर्डिंग। पहले क्या लिखा हुआ है, मेयर, और मेयर के लिए यहाँ पे हेल्प नंबर कौन सी आएगी, सिंगुलर, यहाँ पे क्या आएगा, इज। इससे नीचे क्या है, इससे नीचे है नो बडी वांट्स टू डांस, कोई भी डांस नहीं करना चाहता। अब जब कोई भी डांस करना ही नहीं चाहता तो कैसी बात होगी, सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए क्या आएगा, वांट में एस, इसका मतलब ये चीज़ तो अपना लिए सही है। उसके नीचे आओ, उसके नीचे लिखा हुआ है द पेपर ऑफ द रूलर और इन द डेस्क। अब मैंने एक बात बताई थी, हमारा मेन सब्जेक्ट कौन सा होता है, हम उसको फाइंड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मेन सब्जेक्ट कौन सा है, द पेपर, तो द पेपर के लिए आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर इज का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इससे आगे और ख़त्म हो गई चीज़, इतनी बात समझ गए। तो अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इन कंसेप्ट को ऐसे ही क्लियर करते चले जाएंगे, और आप देखेंगे कि 1 मंथ में हम इतनी तैयारी कर लेंगे ना, बहुत ज़्यादा कर लेंगे। एस टेट दूर की बात, हम सी टेट के लिए भी अभी से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इस कंसेप्ट को एक बार आपको रिवाइज करना है, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक कहीं ना कहीं डायलॉग है कि कभी भी कोई ख़त्म होने जैसी चीज़ होती नहीं है, एक नई शुरुआत हमेशा आपका इंतज़ार करती है, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि यार हमारा इस बार यूपी टेट क्लियर नहीं हुआ या सी टेट क्लियर नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगली बार की तैयारी करिए, ठीक है। नहीं, अगली बार हो सकता है कि आप एक अच्छी तैयारी करिए, एक बेहतर तैयारी करिए, और इसके साथ अपनी तैयारी को और अच्छी बनाते रहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ यार एग्ज़ाम आएगा हम तभी पढ़ लेंगे। देखो थोड़ा थोड़ा अगर अभी से पढ़ते चलोगे तो बाद में जो वो पूरे सिलेबस की टेंशन होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो मेरा मकसद समझाना आपको यही है कि ख़त्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा आपकी एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार करती है, ठीक है। तो हमेशा इस उम्मीद में हमेशा पॉजिटिव रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।